हेलो नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। आज हमारा 9वां टेस्ट है और आज हम छायावाद से संबंधित 100 प्रश्न करेंगे। इससे पहले हमने भारत हिंदी युग द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्न देख लिए हैं और आगे हम विभिन्नवाद नई कविता से संबंधित 100 प्रश्न करेंगे और उसके बाद उपन्यास, नाटक, निबंध, कहानी, अन्य विधाएं से एग्ज़ाम से पहले इन सभी को करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी जो भी नए हैं इससे चैनल से जुड़ जाएं ताकि एग्ज़ाम से पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख पाएँ और अपना मूल्यांकन कर पाएँ, ताकि एक तरीक़ा से आपका एग्ज़ाम से पहले एक प्रकार से टेस्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छायावादी काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। प्रेम का उदात्त चित्रण, प्रकृति का सामान्य चित्रण, वेदना और दुख की अभिव्यक्ति, आत्म अभिव्यक्ति की प्रधानता। तो नहीं बताया है कि इनमें से कौन सी प्रवृत्ति नहीं है छायावाद की। तो आप लोगों को बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो एक का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, प्रकृति का सामान्य चित्रण। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि छायावाद में प्रकृति का सामान्य चित्रण नहीं किया गया है, इसका विस्तार से चित्रण किया गया है। और इनके प्रसिद्ध कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, जिसे प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है क्योंकि इन्होंने अधिकतर प्रकृति के संबंध में रचनाएं लिखी हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्य चतुष्टय में कौन सा एक नहीं है। तो छायावाद में के कवि कौन नहीं है बताना है। प्रसाद, पंत, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इनमें से कौन नहीं है चतुष्टय में। तो दो का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, माखनलाल चतुर्वेदी। ये राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि हैं, ना कि छायावादी काव्य। और प्रसाद, पंत, निराला ये तीनों हो जाएंगे और आपका एक महादेवी वर्मा ये चतुष्टय काव्य छायावादी काव्य के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, छायावादी बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। तो बृहत्त्रयी में शामिल कौन नहीं है। पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो छायावादी बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है तो महादेवी वर्मा हो जाएगा। ये लघुत्रयी में शामिल है महादेवी वर्मा, और ये तीनों बृहत्त्रयी में शामिल हैं। अगला है, प्रसाद जी का आंसू काव्य है अनुभूति और कल्पना प्रधान में चमत्कार और उक्ति व चित्र, उपदेशात्मकता और विश्व बंधुत्व की भावना। तो आंसू काव्य में किसका वर्णन किया गया है और इसका विशेषता आंसू काव्य की विशेषता क्या है। 4 का आपको सही बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, अनुभूति और कल्पना प्रधान यह काव्य है। अगला प्रश्न, कामायनी के मनु में जल प्लावन की घटना में देव जाति के विनाश के विषय में विचार करते हुए किस निष्कर्ष पर पहुँचे। देव जाति अहंकार के कारण नष्ट हुए, देव जाति अकर्मण्यता के कारण नष्ट हुए, देव जाति भोग विलास की अधिकता के कारण नष्ट हुए, उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यानी देव जाति अहंकार के कारण नष्ट हुए, देव जाति अकर्मण्यता के कारण नष्ट हुए और देव जाति भोग विलास की अधिकता के कारण नष्ट हुए। अगला प्रश्न है, आनंद प्राप्ति के लिए प्रसाद ने किस पर बल दिया है। हृदय और बुद्धि की समरसता पर, इच्छा, ज्ञान और क्रिया की समरसता पर, सुख और दुख की समरसता पर, या उपयुक्त सभी। आनंद प्राप्ति के लिए प्रसाद ने किस पर बल दिया है। तो 6 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी। यानी आनंद प्राप्ति के लिए प्रसाद ने हृदय और बुद्धि की समरसता पर, इच्छा, ज्ञान और क्रिया की समरसता पर, सुख और दुख की समरसता पर
बल दिया है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के काव्य की भाषा की विशेषता है। प्रतीकात्मक भाषा, चित्रात्मक भाषा, गीतात्मक भाषा या ये सभी। तो प्रसाद के काव्य की भाषा की विशेषता क्या है, तो इसका सही विकल्प बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये सभी। प्रतीकात्मक, चित्रात्मक, गीतात्मकता, ये सभी प्रसाद की काव्य की भाषा की विशेषता है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह नहीं है। झरना, लहर, अतिमा, कामायनी। तो प्रसाद के काव्य संग्रह नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, अतिमा। प्रसाद जी की अधिकतर काव्य रचनाओं में वियोग पक्ष मुखर रहा है। इनकी कौन सी काव्य रचना पूर्ण रूप से बिरह काव्य है? आंसू, लहर, कामायनी, चित्रधार। तो इनमें से कौन सा पूर्ण रूप से बिरह काव्य है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, आंसू। ये बिरह काव्य माना जाता है और इसकी जयशंकर प्रसाद की है लंबी कविता है। तो ये भी ध्यान रखें, आपको पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी कविता लंबी है, तो इस तरह करके प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जयशंकर प्रसाद के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं पता करना है आपको। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने केवल खड़ी बोली में कविताएं लिखी। प्रसाद जी ने हंस और इंदु नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन करवाया। इन्होंने गद्य तथा पद्य दोनों विधाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया। तो इसका सही नहीं, सत्य जो नहीं है उसे पता करना है। तो इसका 10 का सही विकल्प हो जाएगा बी, इन्होंने केवल खड़ी बोली में कविताएं लिखी। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने खड़ी बोली में कविताएं नहीं लिखी है। एकमात्र ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ यानी केवल खड़ी बोली में रचनाएं की हैं, तो ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात करने वाला कवि था? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात करने वाला कवि है तो 11 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात करने वाला कवि है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कविता निराला की नहीं है? तो कौन सी कविता निराला की नहीं है आपको बताना है। सरोज स्मृति, जागो फिर एक बार, तोड़ती पत्थर, पेसोला की प्रतिध्वनि। तो 12 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, पेसोला की प्रतिध्वनि। ये निराला की कविता नहीं है और सरोज स्मृति एक शोक गीत है। और जागो फिर एक बार इनकी रचना है। तोड़ती पत्थर, ये तीनों उनकी रचनाएं हो जाएगी। सरोज स्मृति एक लंबी कविता मानी जाती है और ये शोक कविता मानी जाती है। अगला है, निराला की किस कृति में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य मुखरित होता है? परिमल, गीतिका, सरोज स्मृति, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, सरोज स्मृति, जो अपनी पुत्री सरोज के मृत्यु के बाद इन्होंने उनके स्मृति को जागृत करने के लिए ये रचना लिखी है और इसमें अपनी व्यक्तिगत जीवन का सत्य मुखरित किया है इसके कविता के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, निराला की वह रचना जो पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग करती है? अनिमा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला। तो पूंजीपतियों पर तीखा व्यंग करती है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, कुकुरमुत्ता। ये आपके पाठ्यक्रम में है, अगर आप इसे इनकी पंक्तियों को देख लें। और ये पूंजीपतियों पर तीखी व्यंग करती है।
अगला प्रश्न है, किस पत्रिका ने जूही की कली को छापने से यह कहकर मना कर दिया था कि कविता अश्लील है? चांद, माधुरी, विशाल भारत या सरस्वती? तो 15 का सही विकल्प हो जाएगा डी, सरस्वती पत्रिका में जूही की कली को छापने से मना कर दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, अश्लील कहकर। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक है ईश्वर कम। राम को शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हुआ। तो असत्य कथन पता करना है, इसमें से कौन सा हो जाएगा इसका असत्य कथन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, रामायण राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरितमानस पर आधारित है। तो ये बिल्कुल नहीं, रामचरितमानस पर नहीं, कृतवास रामायण पर आधारित है, जो बंगला कविता है, बंगला भाषा की रचना है कृतवास रामायण। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा का कथानक आधारित है वाल्मीकि रामायण पर, रामचरितमानस पर, कृतवास रामायण पर, इनमें से कोई नहीं। तो राम की शक्ति पूजा का कथानक आधारित है। तो इसका अभी अभी हमने जिक्र किया कि अगला प्रश्न कि रामचरितमानस पर नहीं, कृतवास रामायण। तो इसका 17 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, कृतवास रामायण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इसे इलाहाबाद के पथ पर, निराला की इस कविता को किस वर्ग में रखा जाएगा? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, इनमें से कोई नहीं। तो निराला की वह तोड़ती पत्थर, ये आपके पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ है। तो इन कविताओं को अगर समय मिले तो, बहुत छोटी छोटी कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, इनकी कुछ पंक्तियाँ पूछ ली जाती है। और तो इस कविता को किस वर्ग में रखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रगतिवादी कविता के अंतर्गत इसमें इसे रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला के काव्य में भाषा ओजपूर्ण है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, स्वर लय की प्रधानता है, उपयुक्त सभी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो कोई भी अगर कभी आपको मिल जाए, उसमें कोई भी चीज़ एकमात्र या केवल दिया हो, ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई भी रचना या कोई भी कवि अपनी जो रचनाएं लिखी हैं एकमात्र कोई एक भाषा के आधार पर या एक शैली के आधार पर या इस तरह करके कोई भी एक रास्ता पर या एक पॉइंट को मानकर रचनाएं नहीं लिखे हैं। इन्होंने कई तरह की रचनाएं की हैं, कई भाषाओं में रचनाएं करते हैं। तो इसका सही हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। यानी भाषा ओजपूर्ण है, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, स्वर लय की प्रधानता है। तो जहाँ केवल आ जाए तो उसे आप गलत ही मानते हुए चलिएगा। 20वां प्रश्न है, भारत की अतीत गरिमा का चित्रण करते हुए कवियों ने भारतीयों को जगाने के लिए उद्बोधन गीत भी लिखे हैं। निराला जी का उद्बोधन गीत कौन सा है? अनिमा, जूही की कली, जागो फिर एक बार, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 का? तो भारत की अतीत गरिमा का चित्रण करते हुए कवियों ने भारतीयों को जगाने के लिए उद्बोधन गीत भी लिखे हैं। तो निराला का उद्बोधन गीत कौन सा है जो भारतीयों की गरिमा या भारतीयों को जगाने के लिए लिखी गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, जागो फिर एक बार, इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निराला जी का उद्बोधन काव्य भी निराला ही है, उनकी नवजागरण कविता कौन सी है? क्या बोल रहा है कि निराला जी का उद्बोधन काव्य भी निराला ही है, इनकी नवजागरण कविता कौन सी है? जागो फिर एक बार, तोड़ती पत्थर, मैं अकेला या बसंत आया? तो उनकी नवजागरण कविता कौन सी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, जागो फिर एक बार।
22वां प्रश्न, निराला जी ने गीति काव्य के अंतर्गत शोक गीत भी लिखे हैं, उनका शोक गीत कौन सा है? बांधो न नाव इष्ठाओ बंधु, सरोज स्मृति, जूही की कली, जागो फिर एक बार। तो निराला जी की शोक गीत कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, सरोज स्मृति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य संकलन में पंत का छायावादी काव्य का नहीं है, छायावादी काव्य नहीं है, तो इनमें से कौन सा कविता हो जाएगा जो छायावादी काव्य नहीं है? तो पल्लव, गुंजन, उत्तरा, ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरा, या छायावादी काव्य का नहीं है। अगला प्रश्न, पंत जी की कौन सी रचना नव मानवतावादी युग की रचना है? लोकायतन, युगवाणी, स्वर्णधूलि, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही विकल्प बताना है आपको कि नव मानवतावाद युग की रचना कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लोकायतन। अगला प्रश्न है, अरविंद दर्शन का प्रभाव निम्न में से किसके काव्य पर दिखाई देता है? पंत, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, पंत। तो अरविंद दर्शन का प्रभाव पंत के काव्यों में मिलता है और पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। और पंत अपने जीवन में 4 तरह से की रचनाएं करी हैं, एक तो छायावाद, दूसरा नव मानवतावाद, अरविंद दर्शन, और उसके बाद प्रगतिवाद से संबंधित रचनाएं करी हैं। अगला है, पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? लोकायतन, चिदंबरा, गीत हंस, ग्राम्या। तो पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञान पुरस्कार मिला है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, चिदंबरा पर उसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 27वां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, इनकी किस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? लोकायतन, चिदंबरा, बीना, काला एवं बूढ़ा चांद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कला एवं बूढ़ा चांद पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला है, पंत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पता करना है। पंत सुकुमार कल्पना के कवि हैं, पंत ने उर्वशी काव्य की रचना की, पंत के काव्य में प्रगतिवादी चेतना भी मिलती है, पंत काव्य अरविंद दर्शन से भी प्रभावित रहा है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? यानी असत्य कथन। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, पंत ने उर्वशी काव्य की रचना की। तो उर्वशी काव्य की रचना पंत ने नहीं, जयशंकर प्रसाद ने किया है। अगला प्रश्न है, पंत जी प्रकृति के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं, उन्होंने अधिकांशतः प्रकृति का चित्रण किया है आलंबन रूप में, उद्दीपन रूप में, संवेदनात्मक रूप में या उपदेशिका रूप में। तो 29 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है कामायनी की भूमिका को, पल्लव की भूमिका को या आंसू की भूमिका को, या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। अगला प्रश्न है 31वां, पंत और प्रसाद के प्रकृति चित्रण का सबसे बड़ा अंतर है? पल्लव ने आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण अधिक किया है, पंत ने प्रकृति के सुकुमार रूप का अधिक चित्रण किया है, कठोर रूप का बहुत कम, जबकि प्रसाद ने दोनों रूपों का चित्रण किया है, पंत ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो 31 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी। पंत ने प्रकृति के सुकुमार रूप का अधिक चित्रण किया है, कठोर रूप का बहुत कम, जबकि प्रसाद ने दोनों रूपों का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, प्रथम रश्मि कविता में कवि ने प्रकृति से क्या प्रश्न किया है? प्रथम रश्मि के आते ही जड़ चेतन जो एकाकार थे उनमें कौतूहल कैसे आ गया? यह प्रथम रश्मि कहाँ से उद्भूत हुई है? प्रकृति में प्रथम रश्मि का महत्व क्या है? कवि ने प्रथम रश्मि द्वारा होने वाले परिवर्तन की यथार्थता पर प्रश्न किया है। तो इसका सही विकल्प बताना है कि प्रथम रश्मि कविता में कवि ने प्रकृति से क्या प्रश्न किया है। तो 32 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ये। प्रथम रश्मि के आते ही जड़ चेतन जो एकाकार थे उनमें कौतूहल कैसे आ गया? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महादेवी की रचना नहीं है? दीपशिखा, सांध्य गीत, रजत शिखर, निहार। तो इनमें से कौन सा रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो 33 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, रजत शिखर, जो कि पंत जी की रचना है, और दीपशिखा, सांध्य गीत, निहार ये महादेवी की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दीपशिखा, यमा, सांध्य गीत, निहार। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका पी, यमा में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन महादेवी वर्मा के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है बताना है कि महादेवी वर्मा ने ब्रजभाषा में कविताएं लिखी हैं। इनकी कविताओं में चित्रों जैसी संरचना का आभास मिलता है। इनके गीत भाव प्रधान हैं। इनकी पहली रचना रश्मि है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, इनकी पहली रचना रश्मि नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बादल कविता सुमित्रा नंदन पंत की है। नौका विहार कविता का समापन दार्शनिकता से हुआ है। कामायनी में शैव दर्शन का प्रतिपादन है। राम की शक्ति पूजा एक महाकाव्य है। तो असत्य कथन आपको बताना है। तो 36 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, राम की शक्ति पूजा एक महाकाव्य है। तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रसाद जी ने मौन निमंत्रण कविता लिखी है। पंत काव्य का क्रमिक विकास हुआ है। निराला को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने का श्रेय डॉक्टर रामविलास शर्मा को है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, प्रसाद जी ने मौन निमंत्रण कविता लिखी है। तो बिल्कुल नहीं, मौन निमंत्रण आपका पंत जी की रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? महादेवी के काव्य में वेदना भाव की प्रधानता है। कामायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन की शब्दावली प्रयुक्त है। निराला में प्रगति चेतना किसी प्रगतिवादी कवि से कम नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत को लोकायतन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये असत्य कथन आपको पता करना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, सुमित्रा नंदन पंत को लोकायतन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो ये असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कामायनी एक छायावादी महाकाव्य है।
पंत काव्य का क्रमिक विकास हुआ है। निराला छायावादी कवि के साथ साथ प्रगतिवादी चेतना से युक्त हैं। महादेवी के काव्य में प्रगतिवादी तत्व उपलब्ध होते हैं। तो 39 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, महादेवी के काव्य में प्रगतिवादी तत्व उपलब्ध होते हैं। तो ये असत्य कथन है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के काव्य में रहस्यवाद के स्वरों का प्रस्फुटन हुआ है। उनकी भावनात्मक रहस्यवाद की स्थिति उनके किस प्रकार के काव्य में परिलक्षित होती है? छंदबद्ध काव्य में, अतुकांत काव्य में, गीतों में, तुकांत कविताओं में? तो 40 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, गीतों में। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा ने अपनी किस कविता में अपनी तुलना बदली से करते हुए अपने जीवन को दुख की बदलियों से घिरा हुआ बताया है? बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, रूपसी तेरा घन केस पास अधिकार। तो 41 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, मैं नीर भरी दुख की बदली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? झरना जयशंकर प्रसाद की रचना है, ग्रंथ पंत जी की रचना है, प्रताप पत्रिका का संपादन कार्य माखनलाल चतुर्वेदी ने किया, जागो फिर एक बार कविता दिनकर की है। तो कौन सा विकल्प आपका सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, जागो फिर एक बार कविता दिनकर की नहीं, निराला की कविता है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? श्रीधर पाठक, हरिओंद, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये, श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वच्छंदतावाद की विशेषता है? व्यक्तिकता एवं आत्मनिष्ठा, कल्पना का स्वच्छंद प्रभाव, भावातिरेक एवं भाव प्रवणता, ये सभी। तो 44 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, ये सभी, यानी व्यक्तिकता एवं आत्मनिष्ठता, कल्पना का स्वच्छंद प्रभाव, भावातिरेक एवं भाव प्रवणता। तो ये सही विकल्प, तीनों सही हो जाएंगे। छंदबद्ध कविता के स्थान पर लय और गति पर आधारित काव्य रचना को महत्व मिला है? स्वच्छंदतावाद में, रीतिकाल में, भारतेंद्र युग में, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, स्वच्छंदतावाद में। अगला प्रश्न, श्रीधर पाठक की देहरादून कविता किस दृष्टि से उल्लेखनीय है? समाज सुधार, प्रकृति चित्रण, ग्राम्य जीवन, नारी उत्थान। तो 46 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, प्रकृति चित्रण। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद कवि नहीं है? हरिवंश राय बच्चन, श्रीधर पाठक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेंद्र शर्मा। तो 47 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या स्वच्छंदतावाद के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, छायावाद का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा प्रयोग वाक्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। यह कथन किस समीक्षक का है? नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह। तो 48 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
तो परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। तो ये परिभाषा किसने दिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, शांति प्रिय द्विवेदी का, नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का। तो 50 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, शांति प्रिय द्विवेदी का यह कथन है। अगला प्रश्न है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा बल्कि थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवाद बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है, यह कथन किसका है? नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा, रामकुमार वर्मा। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, रामविलास शर्मा का यह कथन है। अगला प्रश्न है, छायावादी कविता में नवीन सौंदर्य चेतना जगाकर समाज की अभिरुचि का परिष्कार किया, यह कथन किसका है? प्रसाद, नंदुलारे वाजपेयी, नगेंद्र या देवराज का। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे छूने में तथा प्राण संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याण त्रिवेणी की लहरों का गान, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा, पंत। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, पंत। अगला प्रश्न, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, पंक्ति में रचनाकार का नाम है? जयशंकर प्रसाद, दिनकर, महादेवी वर्मा, पंत। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, और ये कमायनी से ये पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न, मैं कृतार्थ हूँ देह तृणों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण, पंक्तियों के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, महादेवी वर्मा, ज्ञा प्रसाद शुक्ल से नहीं। तो 55 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, क्या पूजा क्या अर्चना रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुत्तम जीवन रे, इन पंक्ति के रचनाकार रचयिता हैं? महादेवी वर्मा, प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, उपयुक्त काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यक्ति हुई है? करुण, विरह, वेदना, लोक कल्याण। तो 57 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, पहला, दूसरा, तीसरा। करुण, विरह, वेदना, ये तीनों की भावों की अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, उपयुक्त पंक्तियों का आशय है? व्यक्ति को सर्वप्रथम कर्मशील बनना चाहिए, अंततः व्यक्ति अपने कर्मों का ही भोग करता है, जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए कर्मशील होना आवश्यक है, आनंद के लिए शुद्ध सात्विक प्रेम आवश्यक है। तो 58 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? नीचे कोड दिए गए हैं। तो 58 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है।
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, झरना, आंसू, लहर, कमायनी। यहाँ भी दिए गए हैं अगले प्रश्न में कि जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित साहित्य रचनाओं का सही क्रम बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, चित्रधार, आंसू, लहर, कमायनी, इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, निराला की रचनाओं का रचनाकाल के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, इसका सही क्रम हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित काव्य ग्रंथ का सही अनुक्रम बताना है। तो 62 का सही विकल्प हो जाएगा सी, वाणी, पतझर, लोकायतन, सत्य, काम। अगला प्रश्न, कृति और कृतिकार से सुमिलित करना है। दीपशिखा, राम की शक्ति पूजा, झरना, लोकायतन किन की रचनाएं हैं। दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना हो जाएगी। राम की शक्ति पूजा ये निराला की रचना। झरना ये हो जाएगा आपका प्रसाद, और लोकायतन ये हो जाएगा आपका पंत जी की रचना। तो इसका सही विकल्प आपका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, रचना और रचनाकार से सुमिलित करना है। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी, दीपशिखा महादेवी वर्मा, साकेत मैथिली शरण गुप्त, कामायनी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न, रचना और रचनाकार से तुलसीदास, नीरजा, बीना, कुरुक्षेत्र। तुलसीदास ये हो जाएगा निराला की रचना है। नीरजा महादेवी वर्मा की, बीना ये हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, कुरुक्षेत्र दिनकर की रचना। तो इसका सही विकल्प आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमिलित करना है रचना और रचनाकार से लहर, अपरा, पल्लव, दीपशिखा। लहर जयशंकर प्रसाद, अपरा निराला की, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत और दीपशिखा महादेवी वर्मा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, क्षयवाद की विशेषताएं हो सकती हैं। विशेषण विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्त विधान, इतिवृत्तात्मकता। तो 67 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, विशेषण विपर्य, स्वच्छानंद भावावेश, मूर्त विधान। ये इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्षयवादी काव्य प्रेम, प्रकृति एवं नारी सौंदर्य का काव्य है। क्षयवादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता उसकी रहस्यवादी भावना है। क्षयवादी की एक प्रवृत्ति रहस्यवाद है। क्षयवाद में सुख और आनंद की अभिव्यक्ति हुई है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, 68 का, यानी पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रसाद जी ने कामायनी में बुद्धिवाद का विरोध किया है। कामायनी में हृदय व बुद्धि के संतुलन की चर्चा है। कामायनी में कुल 13 सर्ग है। कामायनी में 3 मुख्य पात्र मनो, श्रद्धा व ईड़ा क्रमशः मन, हृदय एवं बुद्धि के प्रतीक हैं। कामायनी के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। तो आपको सही कथन पता करना है। तो 69 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, पहला, दूसरा और चौथा। तो कामायनी में 13 सर्ग नहीं 15 सर्ग हैं, तो इसका सही विकल्प गलत हो जाएगा।
अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के पात्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? श्रद्धा एवं ईड़ा क्रमशः हृदय एवं बुद्धि के प्रतीक हैं। श्रद्धा एवं ईड़ा दोनों में संतुलन बनाकर ही आनंद की प्राप्ति की जा सकती है। मनो अभिमानी व्यक्ति का प्रतीक है। श्रद्धा, मनु तथा ईड़ा इसके प्रमुख पात्र हैं। तो 70 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, पहला, दूसरा और चौथा। मनो अभिमानी व्यक्ति का प्रतीक है, तो ये गलत हो जाएगा। निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, शांतिप्रिय द्विवेदी, भगीरथ मिश्र, नगेंद्र का। तो निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा, तो इसका सही कथन हो जाएगा सी, भगीरथ मिश्र का यह कथन है। अगला प्रश्न, कविता के स्वरूप में भावों के सांचे में ढालने से पूर्व भाषा को भी हृदय के ताप में गलाकर कोमल, करुण, सरस एवं प्रांजल कर लेना पड़ता है, यह कथन किसका है? नगेंद्र का, शांतिप्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, पंत। तो 72 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, पंत का यह कथन है। अगला है, साहित्यिक दृष्टि से छायावादी काव्य की मुख्य उपलब्धि हिंदी पाठकों में सौंदर्य दृष्टि का उन्मेष और प्रसार है, यह कथन किसका है? पंत, देवराज का, नगेंद्र का या नंदुलारे वाजपेयी का। तो 73 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, डॉक्टर देवराज का यह कथन है। कविता करने की प्रेरणा मुझे प्रकृति निरीक्षण से मिली, यह कथन किस कवि का है? दिनकर, निराला, पंत, प्रसाद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, पंत का। निराला के गीतों में युग युग से पीड़ित और प्रवंचित मानवता पर होने वाली ब्रज प्रहार की प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी, द्वारिका प्रसाद सक्सेना या रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन हो जाएगा आपका डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना का यह कथन है। अगला प्रश्न, कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा होले मधुकर आधार, ये पंक्तियाँ किस कवि की है? प्रसाद की, पंत की, दिनकर की या बालकृष्ण सर्वानमीन की। तो 76 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, प्रसाद की यह पंक्ति है। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार वाणी, मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो ये पंक्तियाँ किस कवि की है? प्रसाद, पंत, निराला, दिनकर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, पंत की यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, यह पंक्ति किसकी है? कामायनी की, पल्लव की, अनामिका, निहार। तो इसमें रचना का नाम बताना है। 78 का सही विकल्प हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, कामायनी की यह पंक्ति है। निर्दय उस नायक ने निपट ठहराई की, झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, ये पंक्तियाँ निराला की किस कविता की है? सांध्य सुंदरी, जागो फिर एक बार, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा। तो 79 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, जूही की कली से यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, उस रम्य फलक पर नवल चित्र सी प्रकट हुई सुंदर बाला, उपयुक्त पंक्ति में बाला किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ईड़ा, श्रद्धा,
पंत की नायिका, निराला की नायिका। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी का डी, केवल 2, यानी सिर्फ श्रद्धा के लिए बाला शब्द प्रयोग की गई है। हाहाकार हुआ क्रंदनमय, कठिन कुलिस होते थे चूर, हुए दिग्दंत बधिर भीषण, रव बार बार होता था क्रूर। उपयुक्त पंक्तियों में प्रकृति के किस रूप का चित्रण किया गया है? प्रकृति के कोमल रूप का, प्रकृति के कठोर रूप का, प्रकृति के भयंकर रूप का, या प्रकृति के मादक रूप का? तो 81 का सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, पहला, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा यानी प्रकृति के कठोर रूप का, प्रकृति के मादक रूप का। तो ये दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास। उपयुक्त पंक्ति का अभिप्राय है। नारी परम सुंदर है, नारी वासना की प्रतिमूर्ति है, नारी का हृदय भाव यत्नों का भंडार है, नारी पुरुष के समान है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, केवल 3, नारी का हृदय भाव रत्नों का भंडार है। निम्नलिखित रचनाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही क्रम कौन हो जाएगा? तो 83 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, रेणुका, हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र। तो ये सारी रचनाएं दिनकर की हैं। पंत की रचनाओं को उनके सही अनुक्रम में निर्धारित करना है। तो 84 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, ग्रंथि, बीना, पल्लव, गुंजन। महादेवी वर्मा की रचनाओं का कालक्रम निर्धारित करना है। तो कौन सा सही विकल्प हो जाएगा? 85 का। इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा। अगला प्रश्न, महादेवी की इन रचनाओं को सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत। अगला प्रश्न, रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, उर्वशी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय। अगला प्रश्न, रचना और कवि का नाम से सम्मिलित करना है। हिंडोला, प्रेम बंधन, लहर, प्रेम कली। तो किसकी रचनाएं हैं? तो इसका मिलान बताना है, कौन सा विकल्प में आपका सही हो जाएगा। तो हिंडोला हो जाएगा आपका जगन्नाथ दास रत्नाकर, प्रेम बंधन मुकुटधर पांडे, लहर जयशंकर प्रसाद, प्रेम कली सत्यनारायण कविरत्न। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। रचना और रचनाकार, झांसी की रानी, मानसी, बीना, निर्जा। किसकी रचनाएं हैं? तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा आपका? 89 का। तो देख लेते, झांसी की रानी ये हो जाएगा आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, मानसी राम नरेश त्रिपाठी, वीणा ये हो जाएगा आपका पंत, निर्जा महादेवी वर्मा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। इसमें भी रचना और रचनाकार के नामों से सम्मिलित करना है। अपराजिता, सूलफूल, मधुशाला, नींद के बादल। तो अपराजिता ये हो जाएगा आपका रामेश्वर शुक्ल अंचल, सूलफूल ये हो जाएगा आपका नरेंद्र शर्मा, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, नींद के बादल केदारनाथ अग्रवाल। इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, रचना और रचनाकार से सम्मिलित करना है। 91 का, रेणुका रामधारी सिंह दिनकर, त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान, रश्मि रेखा ये हो जाएगा बाल कृष्ण शर्मा नवीन, हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी। तो 91 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न,
नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं कर्णफूल, प्यासा, निर्झर, द्रौपदी, प्रभात फेरी। तो नरेंद्र शर्मा का रचनाएं हैं तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी ये सारी रचनाएं नरेंद्र शर्मा की हैं। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं दो चट्टानें, मधु कलश, एकांत संगीत, मिलन, यामिनी। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा आपका बी, इनमें से सभी, यानी दो चट्टानें, मधु कलश, एकांत संगीत, मिलन, यामिनी, ये चारों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। निम्नलिखित में से निराला की कविता है कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, नौका विहार। तो 94 का इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, ये तीनों रचनाएं निराला की हैं। अगला प्रश्न, कथनों पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। छायावादी कवियों ने प्रतीकों का प्रचुरता में प्रयोग किया है। गांधीवाद पर छायावाद पर गांधी जी का प्रभाव परिलक्षित होता है। छायावाद में स्वाधीनता की चेतना पर भी बल है। तो इसमें से सही कथन कौन सा हो जाएगा? तो 95 का आपका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी ये चारों कथन सत्य हैं। श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के संयोग से मानवता का विकास रूप है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी, प्रसाद रामचंद्र शुक्ल, द्वारिका प्रसाद सक्सेना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, प्रसाद का खुद का यह कथन है। अगला प्रश्न, बड़े बड़े साहित्यकों की भाषा कभी जनता की भाषा नहीं होती, यह विचार है प्रसाद का, निराला, पंत या दिनकर। तो 97 का सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, निराला का। अगला प्रश्न, मुक्त काव्य कभी अनर्थकारी नहीं होता किंतु उससे साहित्य में एक प्रकार की चेतना फैलती है, यह कथन किसका है? निराला का, प्रसाद, पंत या नगेंद्र का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका ये, निराला का यह पंक्ति है। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। तो यह कथन किसका है? शांतिप्रिय द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, नंदुलारे वाजपेयी। तो अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। तो ये कथन हो जाएगा आपका बी, सुमित्रा नंदन पंत का। और आज का आखिरी प्रश्न, 100वां प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है छायावाद से। तो देख लेते हैं 100वां प्रश्न क्या कह रहा है। जिस गीति शैली का विकास द्विवेदी युग के पश्चात हुआ वह पाश्चात्य लिरिक के ढंग का था, यह कथन किसका है? निराला, प्रसाद, नगेंद्र, शांतिप्रिय द्विवेदी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी, डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। हमारा आज का टेस्ट में हमने छायावाद से 100 प्रश्न किए। आगे हम देखेंगे विभिन्नवाद और नई कविता से संबंधित 100 प्रश्न। तो हमारा पद्य से संबंधित प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। हम अब गद्य से संबंधित प्रश्न देखेंगे, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य विधाएं। तो हम कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले ये 5 विधाओं से संबंधित 100 प्रश्न को लाने का। तो आज का हमारा 8वां टेस्ट था। तो मिलते हैं हम 9वें टेस्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।